पीएम मोदी का वाराणसी दौरा। नमस्कार, मैं हूं शंकर दत्त पंत। वाराणसी पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। राज्यपाल और सीएम योगी ने उनका स्वागत किया है। काशी वासियों को देंगे 1800 करोड़ की सौगात। 45 परियोजनाओं का भी शिलान्यास और लोकार्पण किया जाएगा। 25 करोड़ की लागत से बने अक्षय पात्र मेगा किचन का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। 1200 करोड़ की परियोजनाओं का भी शिलान्यास होगा। पीएम के आगमन को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। प्रधानमंत्री के आगमन पर आज शहर में 11 घंटे रूट डाइवर्जन रहेगा और इसीलिए आज का दिन खास है क्योंकि प्रधानमंत्री का अपना संसदीय क्षेत्र भी है वाराणसी और आज 1800 करोड़ की सौगात प्रधानमंत्री की तरफ से दी जानी है। 45 परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण पीएम मोदी आज करेंगे। 25 करोड़ की लागत से बने अक्षय पात्र मेगा किचन का उद्घाटन भी पीएम मोदी की तरफ से आज किया जाएगा। तो 1200 करोड़ की परियोजनाएं, तो करोड़ों की योजनाएं हैं, परियोजनाएं जिनकी सौगात वाराणसी के लोगों को मिलने वाली है। राज्यपाल और सीएम योगी ने स्वागत किया प्रधानमंत्री का वाराणसी पहुंचने पर और 1800 करोड़ की सौगात काशीवासियों को पीएम मोदी की तरफ से दी जाएगी। तो एक बड़ी सौगात काशीवासियों को। और सबसे अहम बात आपको इसमें बताएं कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव में जीत हासिल होने के बाद पहला ये दौरा है वाराणसी का प्रधानमंत्री मोदी का। काशी के लोगों से हमेशा से एक जुड़ाव रहा है पीएम मोदी का और जब जब समय समय पर वो काशी जाते रहे हैं तो एक अलग अंदाज पीएम मोदी का वहां पर दिखता था और आज भी काशी पहुंचे हैं पीएम मोदी। कई सौगातें काशी वासियों को आज पीएम मोदी की तरफ से दी जानी। अभिषेक झा हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं ज्यादा अपडेट के लिए। अभिषेक, वाराणसी दौरा है पीएम मोदी का, पहुंच चुके हैं वाराणसी, अब आगे का क्या कार्यक्रम है? वाराणसी पीएम पहुंच चुके हैं और पुलिस लाइन से वो एलटी कॉलेज ग्राउंड जहां पे अक्षय पात्र योजना के तहत जो मेगा किचन बन रहा है मिड डे मील के बच्चों को भोजन देने के लिए, उस मेगा किचन का वो उद्घाटन करेंगे। वहां 20 बच्चों के साथ वो संवाद भी करेंगे। तकरीबन 20 मिनट तक वहां पे उनका कार्यक्रम है। उसके बाद वो सड़क मार्ग से सीधा आएंगे सिगरा के पास जो रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर है, वहां पर अखिल भारतीय शिक्षा समागम यानी कि जिसमें यूजीसी के चेयरमैन से लेकर के शिक्षाविद से लेकर के तमाम स्कूल कॉलेजेस के जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ वो अखिल भारतीय शिक्षा समागम यानी कि नई शिक्षा नीति पर सीधी चर्चा करेंगे। अपना संवाद का कार्यक्रम है उनका। उसके बाद वो सिगरा स्टेडियम में जो कार्यक्रम रखा गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, खिलाड़ियों के साथ संवाद करने का और साथ ही साथ एक जनसभा को संबोधित करने का, तो ये पूरा बृहद कार्यक्रम है उनका। करीबन 3-2 घंटे यहाँ पे वो वाराणसी में बिताएंगे। और इस बीच जो सौगातों की अगर बात करें तो शायद ही ऐसा कोई क्षेत्र रहा है जहाँ के लोगों को लाभार्थी के तौर पे इस परियोजनाओं का फायदा नहीं पहुंचेगा, चाहे वो पुलिसकर्मी हो। पुलिस थाने का उद्घाटन है, गरीब लोगों के लिए आवास योजना के तहत जो आवास बनाए गए हैं वो दिया जा रहा है। पर्यटक जो आते हैं बाहर से उनके लिए दशाश्वमेध प्लाजा तैयार करवाया गया है, सड़कें हैं। तो तमाम ऐसी चीजें हैं जो कि शहरी क्षेत्र में आने वाले पर्यटक या शहरी क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए इस बार कार्यक्रम किया गया है, चाहे वो खिलाड़ी हो, पुलिसकर्मी हो, आम लोग हो। उन तमाम लोगों के लिए परियोजनाओं की सौगात है। कुल 1774 करोड़ की परियोजनाएं हैं जिसमें से 1200 करोड़ के आसपास परियोजनाओं का शिलान्यास होना है और 570 करोड़ के आसपास जो परियोजनाएं हैं उनका लोकार्पण किया जाना है। तो ये बृहद कार्यक्रम है। पीएम मोदी जब भी वाराणसी आते हैं तो अपने संसदीय क्षेत्र के लोगों को बड़ी सौगात देते हैं और उसी क्रम में विधानसभा चुनाव के बाद ये पहली बार वाराणसी आए हैं और जाहिर सी बात है कि लोग उनको सुनना भी चाहते हैं कि वो पहली बार जब आ रहे हैं यूपी विधानसभा चुनाव जीतने के बाद, तो उस समय वाराणसी के लोगों का धन्यवाद वो कैसे करते हैं। हालांकि अगर देखा जाए तो परियोजनाओं को देकर के वो एक धन्यवाद ही कहा जाएगा, लेकिन शब्दों में किस तरीके से बयान करते हैं ये देखने वाली बात होगी। जी अभिषेक, ये संबोधन कितने बजे पीएम मोदी का होना है और कौन कौन मौजूद है आज वाराणसी में? देखिए, संबोधन की अगर बात करें तो संबोधन जो सिगरा स्टेडियम में होना है वो तकरीबन 3 बजे के आसपास है। उससे पहले वो रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में संबोधित करेंगे अखिल भारतीय शिक्षा समागम को। और अगर लोगों की बात की जाए तो जाहिर सी बात है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनकी अगवानी की है और वो साथ में है। साथ ही साथ जो स्थानीय यहाँ के विधायक और जो मंत्री हैं वो साथ में मौजूद हैं। उसके अलावा जो रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में है उसमें शिक्षा मंत्री जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री है वो भी मौजूद रहेंगे। कई विश्वविद्यालयों के वीसी हैं, यूजीसी के चेयरमैन है। तो इस तरह के तमाम गणमान्य लोग अलग अलग जगहों पे हैं। साथ ही साथ पार्टी के कार्यकर्ता भी जनसभा। अभिषेक, आगे भी आप नजर बनाए रखिएगा, आपके पास हम लौटेंगे अपडेट के लिए। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं, एक बड़ी खबर लखनऊ से। अब्दुल्ला आजम ईडी दफ्तर पहुंचे हैं। ईडी दफ्तर में अब्दुल्ला आजम से पूछताछ हो रही है। जौहर यूनिवर्सिटी में मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में यह पूछताछ अब्दुल्ला आजम से हो रही है। पीछे के दरवाजे से अब्दुल्ला ईडी दफ्तर पहुंचे। बता दें आपको, कल भी अब्दुल्ला आजम से पूछताछ हुई थी और आज दूसरे दिन भी पूछताछ के लिए
अब्दुल्ला आजम पहुंचे हुए हैं। तो जौहर यूनिवर्सिटी में से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला बताया जा रहा है। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ये पूछताछ। ईडी के दफ्तर पहुंचे हैं अब्दुल्ला आजम। कल भी अब्दुल्ला आजम से पूछताछ हुई थी और आज दूसरा दिन है। आज भी वो ईडी दफ्तर पहुंचे हैं, उनसे पूछताछ की जा रही है। तो पीछे के दरवाजे से अब्दुल्ला ईडी दफ्तर पहुंचे, वहां पर पूछताछ शुरू हुई और कल भी पूछताछ हुई थी और आज फिर से पूछताछ हो रही है अब्दुल्ला आजम से। दूसरे दिन ये पूछताछ हो रही है। ईडी के दफ्तर पहुंचे हैं अब्दुल्ला आजम और ईडी दफ्तर में उनसे पूछताछ हो रही है इस पूरे मसले को लेकर। तो बड़ी खबर आपको बता दें इस वक्त की, अब्दुल्ला आजम से पूछताछ हो रही है ईडी दफ्तर में। जौहर यूनिवर्सिटी में मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ये पूछताछ अब्दुल्ला आजम से। सिद्धार्थ हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़े हैं। सिद्धार्थ, ईडी दफ्तर पहुंचे हैं अब्दुल्ला आजम, कल भी पूछताछ हुई थी और आज फिर से पूछताछ हुई है। क्या मान के चला जाए, कितनी देर और ये पूछताछ चलेगी और क्या कुछ चीजें सामने आई हैं? आपको बता दें, लगातार आजम खां हो या अब्दुल्ला आजम खां, दोनों की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं और ईडी दफ्तर में दोनों से पूछताछ की जा रही। जौहर यूनिवर्सिटी में जो मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में पूछताछ की जा रही है, आज दूसरा दिन है। लगातार कल भी 4 घंटे के करीब पूछताछ हुई थी, आज दूसरे दिन पूछताछ के लिए और ये पिछले दरवाजे से अब्दुल्ला आजम पहुंचे थे। तो कहीं ना कहीं अब धीमे धीमे मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं और लगातार पूछताछ की जा रही है। काफी तथ्य भी सामने आ रहे हैं। लगातार ईडी इनसे ये पूछ रही है कि जो पैसे आए थे वो कहाँ से आए थे और ये सब। तो काफी चीजें दर पर हर चीजें खुलेंगी। इसमें काफी मुश्किलें बढ़ गई हैं और कहीं ना कहीं जो हमारे सूत्र बताते हैं, काफी चीजें ईडी को जवाब देने में भी काफी दिक्कतें आ रही हैं अब्दुल्ला आजम को। जी, तो क्या मान के चला जाओ, कितनी देर ये पूछताछ होगी, कितनी देर ईडी दफ्तर में रहेंगे अब्दुल्ला आजम? क्या ये लंबी पूछताछ होने वाली है? आप कह रहे हैं कि बहुत सी चीजें हैं जो पूछी गई हैं, ईडी के पास कुछ सुराग लगे हैं। जी बिल्कुल, जो हमारे सूत्र बताते हैं लगभग अभी 3 से 4 घंटे तक पूछताछ हो सकती है। कल भी इतनी समय पूछताछ हुई। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण ये है योगेश, जब ईडी को कुछ भी थोड़ा भी सुराग लगता है या कहीं चीजें कुछ मिलती हैं उस वे में, तो लगातार इस तरह पूछताछ की जाती है। कोई नई बात नहीं। जब भी किसी से पूछताछ की जाती है, अगर ईडी को कहीं भी लगता है कि पैसा कहाँ से आया, कहाँ से आप इतने पैसे की कहाँ से आवश्यकता होगी, इतने पैसे आपने कहाँ से लाए और इतनी बड़ी मनी लॉन्ड्रिंग संबंधित केस लिखा गया, तो इसलिए ईडी के पास काफी तथ्य है और ईडी इस पे पूछताछ करेगी और जल्द ही और लोगों से भी पूछताछ कर सकती है। और हमारे सूत्र बताते हैं जल्द ही इनकी जो आजम खां की जो वाइफ है उनसे भी पूछताछ होगी। तो कहीं ना कहीं अब मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं और आजम खां की और उनके बेटे जो विधायक है उनकी भी मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। योगेश, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सिद्धार्थ इस तमाम जानकारी के लिए। और खबर उन्नाव से, जहां पर गंगा घाट थाना क्षेत्र के पुराने पुल की कोठी भरभरा कर गिरी। पुराने गंगा पुल को बंद कर जिम्मेदार भूले हैं। मरम्मत कार्य जो होना था वहां पर जिम्मेदारों की लापरवाही से ये पूरा हादसा, जहां पर पुल की कार्रवाई सुस्ती। बीते बुधवार को पुराने गंगा पुल की कोठी भरभरा कर गिरी। ब्रिटिश सरकार में बने पुराने गंगा पुल की अब केवल यादें रह जाएंगी। तो पुराना गंगा पुल हमेशा के लिए बंद हुआ है। गेट पर वेल्डिंग कराई गई है और जिम्मेदारों की लापरवाही से लोगों और नाविकों का जीना दुश्वार। बारिश के शुरू होने से गंगा का जलस्तर उफान पर है। तो पुराना गंगा पुल हमेशा के लिए फिलहाल बंद कर दिया गया है। खतरे की दृष्टि को देखते हुए गेट पर वेल्डिंग कर दी गई है और इसे फिलहाल बंद कर दिया गया है, क्योंकि बारिश का मौसम है लगातार और नदियां उफान पर हैं। हालांकि ब्रिटिश काल का ये पुल बताया जा रहा है, काफ़ी ये पुराना था, लेकिन अब फैसला लिया गया कि इसे हमेशा के लिए बंद कर दिया जाए, क्योंकि स्थिति शायद इसकी ठीक ना हो। मरम्मत होनी थी लेकिन हो नहीं पाई और आखिरकार इसे बंद करना पड़ा। तो गंगा घाट के पास पुराने पुल की जो कोठी वो भी गिरी है। पुराने गंगा पुल को बंद कर जो मरम्मत का कार्य होना था उसे भी नहीं किया गया और अब खबर यह है कि हमेशा के लिए जो पुराना गंगा पुल था उसको बंद कर दिया गया है, क्योंकि ये काफ़ी पुराना भी है और शायद
जर्जर स्थिति में था, मरम्मत नहीं हो पा रही थी और ये फैसला लिया गया कि कोई ऐसा हादसा यहाँ पर ना हो, इसीलिए इस पुल को फिलहाल हमेशा के लिए बंद कर दिया गया है, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। मिथिलेश हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़े ज्यादा अपडेट के लिए। मिथिलेश, ये पुराना गंगा पुल जो कि बंद कर दिया गया हमेशा के लिए, क्या जानकारी इसके बारे में और ज्यादा? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि यह उन्नाव के गंगा घाट थाना क्षेत्र पर पुराना पुल है जो कि उन्नाव और कानपुर को जोड़ता है। दरअसल यह पुल ब्रिटिश काल के जमाने का बनाया हुआ है और इस पुल में कुछ दरारें आ गई थी, जिसको लेकर उन्नाव जिला प्रशासन और कानपुर के जिला प्रशासन ने मिलकर इस पुल को कोरोना काल में ही बंद कर दिया था। और हालांकि इसमें जांच टीमें भी आई थी, कुछ इंजीनियर्स आए थे, उन्होंने कहा था कि इस पुल की मरम्मत कराने के बाद इस पुल पर फिर से आवागमन चालू हो जाएगा। लेकिन 2.5 वर्ष से ज्यादा का समय बीत चुका है और अभी तक ना ही जिला प्रशासन और ना ही किसी सरकार ने इस पुल पर ध्यान नहीं दिया है और लोगों की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती जा रही हैं। अभी कल पुल की जो कोठी है नीचे की, वो भरभरा कर गिर गई, जिससे आसपास के जो लोग रहते हैं, जो नाविक उस नाव में अपना जीवन यापन करते हैं, नाव चलाकर और अपना व्यापार करते हैं, उन पर भी एक संकट मंडरा रहा है। क्योंकि गंगा घाट थाना क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर बाढ़ ग्रसित क्षेत्र है और गंगा का उफान इन दिनों तेजी पर है। जी, लेकिन ये आप कह रहे हैं कि 2 साल हो गए इसको बंद कर दिया गया है, क्या जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो इंजीनियर हैं, वो ये मानते नहीं है कि इसकी मरम्मत हो तो फिर से यहाँ पर आवाजाही शुरू हो सकती है, या फिर खतरा बना हुआ है, इसको बंद करना ही एक आखिरी विकल्प बचा था? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि इसको लेकर, इसके आवागमन को चालू कराने को लेकर जो गंगा घाट के लोग हैं या जहां के जो भी नेता हैं, क्षेत्रीय नेता हैं, उन्होंने बैठकर इसके लिए धरना प्रदर्शन भी दिया और कई बार कांग्रेस ने भी इसके लिए धरना प्रदर्शन किया कि इस पुल पर फिर से आवागमन चालू हो सके। क्योंकि एक नवीन पुल बना दिया गया था जिस पर से आवागमन चालू है, लेकिन उस नवीन पुल पर क्योंकि इतनी भारी मात्रा में तादाद में लोग इधर से उधर जाते हैं और एक व्यापारीकरण भी होता है, तो जिसके कारण वहां पर जाम की स्थिति हमेशा बनी रहती है और लोगों को समस्याओं से जूझना पड़ता है। हालांकि जिला प्रशासन ने यह भी कहा था कि इस पुल को मरम्मत कराकर, जहां से ये जिसमें दरारें पड़ गई हैं, इसमें मरम्मत कराकर इस पुल पर फिर से आवागमन चालू कर दिया जाएगा। लेकिन 2.5 वर्ष से ज्यादा का समय बीत गया है और किसी अधिकारी ने, किसी बहुत बहुत धन्यवाद निखिलेश इस तमाम ध्यान नहीं दिया। शुक्रिया। खबर गोंडा से, जहां पर काली फिल्म के पोस्टर पर विवाद गहराया है। फिल्म के पोस्टर को लेकर लोगों में नाराजगी है। राष्ट्रीय हिंदू परिषद ने फिल्म डायरेक्टर का पुतला फूंका है। डॉक्यूमेंट्री फिल्म काली को प्रतिबंधित करने की मांग की गई है। शहर कोतवाली के LBS चौराहे पर पुतला जलाया गया है। फिल्म के पोस्टर को लेकर देश भर में विवाद मचा हुआ है। तो काली फिल्म के पोस्टर पर विवाद देश के अलग अलग हिस्सों में गहराया हुआ है और लगातार हंगामा भी हो रहा है। जो डायरेक्टर है उसके खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है। काली फिल्म के पोस्टर पर जिस तरह से विवाद गोंडा में भी अब देखने को मिला है, वहां पर भी गोंडा में भी विरोध इसका शुरू हो गया है। जिस तरह से पोस्टर जो जारी किया गया था मां काली का, उसी पर ये पूरा विवाद है। और इसके बाद कई ऐसे संगठन जिन्होंने निंदा की, डायरेक्टर के ऊपर कार्रवाई करने की मांग की कि इस तरह से देवी देवताओं का जो मजाक उड़ाया जा रहा है, दरअसल वो बिल्कुल ठीक नहीं है। और इसीलिए जो मां काली की फोटो थी उसको लेकर ही ये पूरा विवाद था, जिस तरह से उस पोस्टर में दिखाया गया था। उसके बाद देश के अलग अलग हिस्सों में बवाल बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। गोंडा में भी काली फिल्म के पोस्टर पर विवाद गहराया है। उमानाथ तिवारी हमारे संवाददाता गोंडा से हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़े। उमानाथ, काली फिल्म के पोस्टर को लेकर कई जगहों पर विरोध हुआ, हंगामा हुआ, अब गोंडा में भी बताया जा रहा है पोस्टर पर विवाद गहराया है। जी बिल्कुल, देखिए ये काली फिल्म का जो विरोध है वो गोंडा में पिछले 3 दिन से चल रहा है। जो 3 दिन पहले भी यहाँ के एक अधिवक्ता रितेश कुमार यादव ने नगर कोतवाली में इस फिल्म के डायरेक्टर के खिलाफ तहरीर दी थी और साथ ही साथ उन्होंने ऑनलाइन FIR के लिए भी
एप्लीकेशन दी थी। आज जो है ये कुछ कार्यकर्ताओं ने, हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने डायरेक्टर का पुतला जलाया है और इस उनके खिलाफ जो है कार्रवाई की मांग की है। साथ ही साथ इस फिल्म को बैन करने की भी उन्होंने डिमांड रखी है। जी बाकी जो उमानाथ, जो संगठन जो कि विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं इस पूरे फिल्म के जो डायरेक्टर हैं, फिल्म के जो पोस्टर है उसको लेकर उनमें नाराजगी है, उनका क्या कहना है? क्या आने वाले दिनों में और विरोध बढ़ेगा या फिर कार्रवाई का जो आश्वासन दिया गया है पुलिस की तरफ से वो होगी, या आगे कोई इस तरह से पोस्टर्स, विवादित पोस्टर देवी देवताओं के जारी ना करे, इसको लेकर भी क्या कहना है पुलिस का? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह का पोस्टर फिल्म के डायरेक्टर ने जारी किया है, जो वो पूरी तरह से हिंदू भावनाओं को आहत करने वाला है। जिस तरह मां काली का पोस्टर जारी किया गया, हाथ में सिगरेट लेके और जो है वो एक हाथ में त्रिशूल दिखाया गया, एक हाथ में उनको एक फ्लैग दिखाया गया, तो उसको लेकर यहाँ हिंदू संगठनों में उबाल है। और ये साफ तौर पर कहना है कि ये जो बॉलीवुड के लोग हैं वो लगातार कहीं न कहीं हिंदू भावनाओं को आहत करने का काम करते रहते हैं। और ये जो पोस्टर जारी किया गया है वो बिल्कुल ओछी मानसिकता का है और ये एक सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए इस तरह की फिल्म का निर्माण कराया जा रहा है और इस पोस्टर को जारी किया गया। तो उनकी साफ तौर पर डिमांड है कि ऐसे जो फिल्म है, जो फिल्म के डायरेक्टर हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। साथ ही साथ ये जो फिल्म है उस पर पूरी तरह से बैन लगाया जाए, इसको प्रदर्शित होने से रोका जाए। पुलिस भी कहीं न कहीं इस बात से इत्तेफाक रखती है कि जो इस तरह के जो मामले हैं वो अनावश्यक विवाद पैदा करते हैं, तो ऐसे में इनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद उमानाथ तमाम जानकारी के लिए। और बढ़ते आगे, राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की सेहत में सुधार हो, उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना के लिए उनके समर्थक और उनके पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पटना के शीतला मंदिर में हवन किया और माता से नेता लालू प्रसाद यादव के जल्द से जल्द स्वस्थ होने की कामना की। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को रविवार की शाम गिरने से कंधे में चोट आई थी, फिर उन्हें पारस हॉस्पिटल में एडमिट किया गया और लगातार 2 दिन पारस की विशेष निगरानी की टीम की देखरेख में उन्हें रखा गया और बुधवार की शाम उन्हें एयर एम्बुलेंस के जरिए अच्छे इलाज के लिए दिल्ली लाया गया है। और बिहार राज्य पुल निगम की मनमानी और लापरवाही से मोतिहारी जिला मुख्यालय का एकमात्र बलुआ ओवरब्रिज हादसों का सबब बनता जा रहा है। एक ही विभाग को इस पुल के रखरखाव की जिम्मेदारी है और इसका मेंटेनेंस कार्य विभाग को ही देखना है और यात्री सुविधाओं को बहाल रखना इसकी जिम्मेदारी भी है। दूसरी, यह विभाग इसको लेकर पूरी तरह से लापरवाह दिख रहा है और इसे देखने सुनने वाला कोई नहीं है। पुल के निर्माण के साथ ही इस विभाग ने पुल पर बिजली की व्यवस्था की थी, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि विभाग की लापरवाही से इस पर लगे आधे से अधिक वेटर लाइट बंद पड़े हुए हैं। तो राज्य पुल निगम की लापरवाही यह कही जा सकती है, बलुआ ओवरब्रिज हादसों का सबब बन गया है। आधे से अधिक वेपर लाइट बंद पड़े हुए हैं। तो मोतिहारी में आप ये देखिए राज्य पुल निगम की लापरवाही किस तरह से सामने आ रही है। वहां पर जो बलुआ ओवरब्रिज हादसों का सबब बनता हुआ जा रहा है, क्योंकि आवाजाही में लोगों को दिक्कतें हैं, क्योंकि आधे से ज्यादा वेपर लाइट जो हैं वहां पर बंद पड़े हुए हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। इंडिया वॉइस पर खबरें जारी रहेंगी। नमस्कार।